चलिए भाई, एक बार वॉइस कंफर्म कर दीजिए, मेरी आवाज आ रही है? क्विकली बता दो जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं। चलिए भाई, हाँ जी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा था इंटरनेट के कंसेप्ट, और इंटरनेट के कंसेप्ट में हम इस लेक्चर के 2 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। आज की क्लास थोड़ा सा लेट थी, या फिर लेट है, थी नहीं। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से, वो ये है कि क्लास लेट होने से आप खुश हो गए थे, या फिर आपने उस इंटरनेट की पीडीएफ का जो कंटेंट था उसको रीड किया। यानी उन स्टूडेंट से जवाब चाहता हूं जो इंटरनेट की पीडीएफ को रीड करके आए। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे प्रीवियस क्लास में बोला था कि आपको अगला जो पार्ट होगा, जिस पार्ट में आप मेरे साथ मिले हुए हैं, इस पार्ट में ज्यादातर हम इंटरनेट के टर्म्स की बात करेंगे, और टर्म्स को एक बार पीडीएफ से आपको रीड करना था। वो इसीलिए क्योंकि टर्म्स का डेफिनेशन तो हम लाइव में समझा देंगे, कम से कम जब आप पीडीएफ रीड करके आओगे तो आपको सॉरी, हंसी अभी तक सही नहीं हुई, 2 से 4 सिरप खाली हो गई, धीमे धीमे हो जाएगी, डॉक्टर का कहना है। चलिए हो जाएगा, वो उसका काम है, हम अपना काम करते हैं। तो पीडीएफ आप लोगों ने, एक ही स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर पीडीएफ पढ़ा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? जवाब तो दे दो। चलिए आप लोग जब तक जवाब दीजिए, मैं अगर बैकग्राउंड में जाऊं तो बैकग्राउंड में हमने इंटरनेट के कंसेप्ट के अंदर एड्रेस, इंटरनेट से रिलेटेड कुछ टर्म, फिर हमने कुछ और टर्म जिसमें आईएसपी, हमारा वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, यूआरएल, इन सबको पढ़ा। और मेन कंसेप्ट जो प्रीवियस क्लास का था उसका नाम ओएसआई मॉडल ऑफ प्रोटोकॉल थे, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। और प्रोटोकॉल को अगर आपको याद हो तो प्रोटोकॉल हमने 3 टाइप से क्लासिफाई किया, जिसमें कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट और सिक्योरिटी। अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो सिक्योरिटी में हमारे पास 3 प्रोटोकॉल थे। सर कौन कौन से? एसएसएल था, जिसे सॉकेट सिक्योरिटी लेयर, यही था। टी एल एस, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। और लास्ट था एस सी टी पी एस। सर पढ़ा पर दिमाग में नहीं आ रहा पीडीएफ से। विनोद, मैंने यही तो बोला था आपसे कि आप पढ़ के आना, दिमाग में ना आना, आना ये सब मेरी जवाबदारी है। कम से कम जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको टर्म सुने हुए लगेंगे। मैंने पीडीएफ इसीलिए रीड करने के लिए बोला था कि जब मैं टर्म्स को समझाऊंगा तब आपको ये पता रहेगा कि ये टर्म्स हमारा सुना हुआ है। ठीक है, इसीलिए। चलिए अब करते हैं सेशन की शुरुआत। आज के बाकी हम बातें बाद में करेंगे, पहले लेक्चर्स की शुरुआत कर लेते हैं। चलिए, तो इंटरनेट की कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाने पर हमें जो टर्म मिला हुआ है उसका नाम वायरलेस एंड मोबाइल कंप्यूटिंग है। सर इसका मतलब क्या है? यानी वायरलेस और मोबाइल से रिलेटेड कुछ टर्म है जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, हमेशा नहीं आते, कभी कभी आते हैं। तो जब कभी कभी आते हैं
तो उन कभी कभी के हिसाब से ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि जितना जिसकी प्रायोरिटी है उसको उतना ही वक्त दे तो ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज जिसकी प्रायोरिटी ही नहीं है उसको हम समय दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होगी हमारी। चलिए, पहला है वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन का मतलब क्या है सर? विदाउट वायर जो कम्युनिकेशन करता है वो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन है। क्या लिखा है? यानी ऐसा डेटा कम्युनिकेशन जो विदाउट यूज द लैंडलाइन, यानी बिना लाइन के, बिना वायर के जो कम्युनिकेशन होता है वो वायरलेस है। ऑलरेडी हम जान चुके हैं, बस किताबी लैंग्वेज में हमने कंफर्म किया है। मोबाइल कंप्यूटिंग सब लोग जानते हैं, आपके हाथ में मोबाइल डिवाइस है, आप मोबाइल डिवाइस में ही मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ये आप अच्छे से जानते हैं। अगला टर्म है जीएसएम, फुल फॉर्म सबसे ज्यादा जरूरी है। सिम, जिसका फुल फॉर्म जीएसएम के बाद, जैसे जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, अगर मैं सिम की बात करूं तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। सर सिम क्या है? सिम आप लोग जानते हैं चिप कार्ड होता है, जो हम चिप कार्ड हम यूज करते हैं, जो हमारे फोन की आइडेंटिटी को डिफाइन करता है, वो हमारा सिम कार्ड होता है। अब सिम कार्ड हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक जीएसएम, दूसरा सीडीएमए। सर सीडीएमए क्या होता है? सीडीएमए भी सिम होती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये कि जीएसएम हमारे डिजिटल सेल फोन में यूज होती है, और सीडीएमए एक ऐसी सिम होती है जो किसी मोबाइल में इनबिल्ड होके आती है, वो हमारी सीडीएमए सिम होती है। दोनों की फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे अगर सीडीएमए की बात करो तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है। नेक्स्ट है हमारे पास WLL सर्विस, जिसे वायरलेस इन लोकल लूप कहते हैं। सिर्फ फुल फॉर्म जरूरी है। अगर आप नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क में आपने 1G नेटवर्क देखा है, 2G, 3G, 4G एंड आज आप 5G नेटवर्क का यूज करते हैं। तो ये जो जी है, जैसे 4G, 5G, सर ये क्या है? सर ये जनरेशन है। क्या है? जनरेशन। जैसे अगर 1G की बात करें तो 1G की शुरुआत कब हुई थी सर? 1980s के अंदर, जहां पर डेटा जो है वो एनालॉग सिस्टम पर बेस्ड था। जब 2G आया तो 2G में डेटा फर्स्ट डिजिटल लॉन्च हुआ, जो कि 90s में स्टार्ट हुआ। यानी 80s में फर्स्ट जनरेशन नेटवर्क था जहां पर डेटा एनालॉग में चलता है, और 2G आया तो डेटा डिजिटल में पहुंचा, जो कि 1990s में स्टार्ट हुआ। बाकी फिर उसके बाद 3G आया, 3G में हमारा ब्रॉडबैंड सर्विस आई, और 4G में हम सभी को पता है कि जियो आया। जियो ने हमारे 4G की जो स्पीड है ना वो काफी हद तक, और आज 4G आने से ही हम इंटरनेट के आदी हो गए हैं। 5G तो चल ही रहा है, इसमें कोई ज्यादा डाउट और संदेह नहीं है। बाकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड यानी मोबाइल से संबंधित कुछ टर्म हैं, जिसे आप एग्जाम में कभी पूछा जाए तो आप आइडिया लगा लोगे कि हाँ ये मोबाइल कंप्यूटिंग से रिलेटेड था। जैसे अगर IMAS के पूछ लिया जाए, या फिर LTE पूछा जाए, जैसे लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन कहते हैं, या फिर WI मैक्स पूछा जाए, जैसे वर्ल्ड बाय वेव इंटर पोर्टेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव्स एक्सेस कहते हैं। तो ये फुल फॉर्म सफिशिएंट है इन टर्म्स की, बाकी जरूरी नहीं कि ये होते क्या है। जैसे LTE होता क्या है जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि ये मोबाइल कम्युनिकेशन से रिलेटेड हमारा टर्म है। बस पूछा नहीं गया है अभी तक, लेकिन अगर आप इतना जानते हो तो सफिशिएंट है। दूसरा कंसेप्ट है नेटवर्क सिक्योरिटी कंसेप्ट, नेटवर्क की सिक्योरिटी। अब नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए हमें कुछ प्रोटेक्शन मेथड की बात करनी होगी, जिससे हमारा नेटवर्क सिक्योर होता है। यानी जब हम डेटा का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर सिक्योरिटी मॉडल किस टर्म में जाएगा उसे समझना होगा, और उसे समझने के लिए सबसे पहला ही टर्म हमारा निकल के आता है
जिसका नाम है ऑथराइजेशन। क्या नाम है सर? ऑथराइजेशन। तो ऑथराइजेशन नाम सुनते ही आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि ये जो ऑथराइजेशन टर्म है ये नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी कंसेप्ट में आता है। ऑथराइजेशन नाम से कुछ समझ में आ रहा है, यानी ऑथराइजेशन से क्या होता है कि जब कोई यूजर किसी सिस्टम में एक्सेस करता है, अगर वो लीगल लॉगिन आईडी देता है तो वो ऑथराइज पर्सन है। यानी जब कोई यूजर लीगल आईडी अगर सिस्टम में डालता है या सिस्टम में एक्सेस कराता है तो वो ऑथराइज पर्सन है। और किसी व्यक्ति को ऑथराइज करने के लिए उसका लीगल यूजर आईडी होना जरूरी है। जैसे आपके पास मोबाइल है, आपका जीमेल अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, तो आपके पास जो आईडी है, जैसे हमारे वेबसाइट का अकाउंट है, तो जो ईमेल आप लोग डालते हैं वो ऑथराइज कर रहा है आपको कि आप उस सिस्टम के या ऑर्गेनाइजेशन के ऑथराइज पर्सन है। नेक्स्ट हमें ऑथेंटिकेशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑथराइजेशन किसी यूजर को लीगल आईडी से ऑथराइज कर रहा है कि ये ऑथराइज पर्सन है। ऑथेंटिकेशन उस ऑथराइज पर्सन से यूजर आईडी और वैलिड पासवर्ड मांगता है। यानी यह एक प्रोसेस है और वो ऑथराइजेशन हमारा आइडेंटिटी मतलब क्या बोले उसे मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ऑथराइज है। जब वो ऑथराइज पर्सन यानी जब आप सिस्टम में अंदर एक्सेस करेंगे तो उसे ऑथेंटिकेशन बोला जाएगा, और अगर आप लीगल आईडी डालते हैं तो आप ऑथराइज पर्सन है। इन दोनों में यही डिफरेंस है, यानी एक रिप्रेजेंट करता है, दूसरा प्रोसेस को बताता है। बायोमेट्रिक सिस्टम सबको पता है कि बायोमेट्रिक सिस्टम सिक्योरिटी लेवल ऑफ ऑथराइजेशन, यानी ऑथराइजेशन का एक सिक्योरिटी लेवल है जहां पर हम फिंगर, रेटिना या फिर पैटर्न के द्वारा किसी सिस्टम में एक्सेस करते हैं। यानी आप अपने मोबाइल में जो फिंगर लगाते हैं, आप फेस लॉक लगाते हैं, रेटिना स्कैन करते हैं, तो जहां से आप इस प्रकार से सिस्टम में एक्सेस कर रहे हैं तो उसे बायोमेट्रिक कहते हैं। बायोमेट्रिक का सबसे बेहतरीन एग्जांपल मैंने आपको इन पेरिफेरल डिवाइस में भी बताया था। सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपका मोबाइल है। फायरवॉल याद हो तो हमने सॉफ्टवेयर के अंदर जब वायरस या फिर मैलवेयर हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट कर रहे थे तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमने दो टर्म पढ़े थे, एक फायरवॉल, दूसरा एंटीवायरस। फायरवॉल की क्वालिटी ये थी कि फायरवॉल हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है। फायरवॉल हमारे नेटवर्क पर अनऑथराइज्ड एक्सेस को क्या करता है? रोकता है। और फायरवॉल के टाइप भी बताए थे जिसमें पैकेट फिल्टर, एप्लीकेशन गेटवे, प्रॉक्सी सर्वर और हमारा सर्किट लेवल गेटवे हो जाता है। सिर्फ इनके टाइप के नाम ही सफिशिएंट हैं, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आती है सही कहानी टर्म्स की। यहां पर हर एक टर्म को आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा, जिन्हें मैं हिंट करूंगा, यानी जिन पर मैं जोर दूंगा उनको तो लिखना ही पड़ेगा। सबसे पहला टर्म लिखना कुकीज, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, अनलिमिटेड टाइम्स। क्या है कुकीज? सर कुकीज आर स्मॉल मैसेज, यानी वो छोटे मैसेज होते हैं जो एक वेब ब्राउजर को ट्रांसमिट करता है। मतलब वेब सर्वर से वेब ब्राउजर पर भेजे जाने वाले जो मैसेज है, जो इंफॉर्मेशन है, वो होती हैं हमारी कुकीज। सर ये कुकीज काम क्या करती है? कुकीज वेब सर्वर की एक स्पेसिफिक वेबसाइट पर यूजर की एक्टिविटी को
ट्रैक करने में मदद करता है। यानी यूजर किसी वेबसाइट पर किस प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है उनको एक छोटे मैसेज में सेव किया जाता है। कहां पर? क्लाइंट के सिस्टम में, जो कि वेब सर्वर से भेजी जाती है। तो दोनों टर्म समझ में आ रहे हैं कि कुकीज को क्लाइंट के कंप्यूटर पे भेजा जाता है और एक छोटे छोटे पीस ऑफ मैसेज होते हैं। दूसरा कि ये जो कुकीज है वो यूजर की एक्टिविटी को डिफाइन करता है कि यूजर किस प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है। दो टर्म में हमने कुकीज को समझा। नेक्स्ट है क्रैकर और हैकर। क्रैकर और हैकर, अगर मैं क्रैकर की बात करूं तो क्रैकर आर मैलिशियस प्रोग्रामर, यानी क्रैकर एक मैलिशियस प्रोग्रामर है हु ब्रेक इनटू सिक्योर सिस्टम, जो कि हमारे सिक्योर सिस्टम को क्या करता है? ब्रेक करता है। जबकि हैकर्स आर मोर इंटरेस्टेड गेनिंग नॉलेज अबाउट द सिस्टम। क्रैकर मैलिशियस प्रोग्रामर होता है जो कि हमारे सिस्टम की सिक्योरिटी को ब्रेक करता है। लेकिन हैकर्स भी कुछ इसी प्रकार का होता है, लेकिन हैकर्स हमारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। यानी क्रैकर का जो काम रहता है सिर्फ हमारे सिस्टम की सिक्योरिटी को ब्रेक करना और ब्रेक कर सामने वाले को इन्फॉर्म करना कि आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, यहां से ब्रेक हो रहा है। और हैकर्स भी ब्रेक करता है, लेकिन हैकर्स उस सामने वाले व्यक्ति जिसका वो सिस्टम है उसको इन्फेक्ट करेगा, उसकी जानकारी को कलेक्ट करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन को स्टील करेगा। यानी दोनों का काम एक ही है, सामने वाले सिस्टम की सिक्योरिटी को ब्रेक करना, लेकिन क्रैकर अच्छे काम के लिए होता है और हैकर्स इलीगल के लिए होता है। ठीक है, दोनों समझ में आए? दोनों समझ में आ गए। अब हम अगली टर्म पर बात करते हैं, साइबर लॉ। सर साइबर लॉ क्या होता है? यानी लीगल और रेगुलेटरी जहां इंटरनेट पर एक्सेप्ट की जाती है उसे साइबर लॉ कहते हैं, तो इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, अगला टर्म यहां पर देखेंगे डेटाग्राम। क्या है? डेटाग्राम। डेटाग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी डेटा का जो कलेक्शन है वो डेटाग्राम है, जो एक सिंगल मैसेज के माध्यम से भेजा जाता है। यानी सिंगल मैसेज हम भेज रहे हैं वो डेटा का कलेक्शन है जो कि डेटाग्राम के नाम से जाना जाता है। बस इतना सफिशिएंट है, लेकिन अभी तक डेटाग्राम एग्जाम में नहीं पूछा गया है, बट इंटरनेट से रिलेटेड है तो हमें जानना जरूरी हो जाता है। वहीं आगे उठाओगे तो शॉर्ट मैसेज, जिसे हम एसएमएस के नाम से जानते हैं, शॉर्ट मैसेज सर्विस, यानी जब हम मोबाइल के माध्यम से छोटा टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं उसे हम एसएमएस कहते हैं। मोबाइल हो गया, फैक्स हो गया, या फिर इंटरनेट के माध्यम से जो हम चैटिंग करते हैं वो भी शॉर्ट मैसेज में ही आता है। लास्ट है चैटिंग। सर चैटिंग क्या है? ऑनलाइन टेक्सुअल टॉक होता है, यानी जब हम ऑनलाइन बैठ के जो टेक्स्ट में बातचीत करते हैं उसे हम चैटिंग कहते हैं। क्या है? चैटिंग। इसी चैटिंग से रिलेटेड एक टर्म यहाँ पर और आता है, उसे भी लिखिएगा, जैसे हम आईएम के नाम से जानते हैं। सर ये आईएम क्या है? सर इसका फुल फॉर्म लिखिएगा, इंस्टेंट मैसेज। यानी हम जो चैटिंग में आपस में बातचीत कर रहे हैं वो आईएम होता है, यानी इंस्टेंट मैसेजिंग होता है। मैंने मैसेज किया, आपका रिप्लाई आया, आपने मैसेज किया, मेरा रिप्लाई गया, तो ये इंस्टेंट मैसेजिंग में आता है, जिसे हम आईएम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नाम से ही समझ में आ रहा है, वैसे मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सेपरेट वीडियो आपके बैच में अपलोड किया है, आप जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिटेल में पढ़नी है, आपको लग रहा है कि सर मुझे डिटेल में नहीं पढ़नी, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है, तो उसके लिए आप इन 3 टर्म को पढ़ लेना, यहां से क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आपके पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक सेपरेट पीडीएफ भी है, जो मैंने कंप्लीट पीडीएफ भेजा है, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के भी ये वाला पीडीएफ लगा हुआ है, जिसमें हम
व्हाट इज अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आखिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता क्या है उसकी बात करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कौन कौन से कंपोनेंट है, एग्जांपल्स क्या है, कौन से प्रोटोकॉल है, और सबसे बड़ी बात कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमारे एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने उस पीडीएफ में बताए हैं। तो आप अगर जानना चाहते हो तो आप अपनी बैच से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कंप्लीट वीडियो भी एक्सेस कर सकते हैं और इस पीडीएफ में क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, अगर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिटेल में पढ़नी है या फिर अच्छे से समझ में नहीं आती तो दोनों केस में आप जा सकते हो। बाकी एग्जाम लेवल के हिसाब से मैं अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को पढ़ा जाऊंगा। चलिए, क्या होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? सर, ऑनलाइन मीटिंग का एक टाइप होता है जो एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ इंगेज होके ऑडियो एंड वीडियो विजुअल्स कॉल करता है, उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन कौन से कंपोनेंट जरूरी हैं? सर, पहला, एक इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। दूसरा, एक वीडियो डिवाइस होना जरूरी है, यानी मॉनिटर जरूरी है, जिसमें लैपटॉप, डेस्कटॉप मॉनिटर या टेलीविजन स्क्रीन कैसा भी हो सकता है। तीसरा, आपके पास फोन या कंप्यूटर होना जरूरी है। अगर कम फोन होगा तो फिर आपको वीडियो डिस्प्ले डिवाइस की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मॉनिटर उसमें खुद आता है। उसके बाद अदर कंपोनेंट हमारा वेबकैम, माइक्रोफोन, हैंडसेट या स्पीकर, इन सब की जरूरत होती है। और लास्ट कंपोनेंट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर भी जरूरी है, बिना सॉफ्टवेयर के आप कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे। तो ये वो कंपोनेंट है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यूज होते हैं। अगर आप टाइप ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करोगे तो दो टाइप की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। एक पॉइंट टू पॉइंट होती है, जैसे आप व्हाट्सएप पर कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, आप मेरे साथ वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं तो पॉइंट टू पॉइंट होगा। अगर मैं आपके साथ मीटिंग कर रहा हूं, यानी जब मल्टीपल पॉइंट से कॉन्फ्रेंसिंग होती है, यानी ग्रुप में मीटिंग होती है, तब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को मल्टीपल मोड में ले जाते हैं। पॉइंट टू पॉइंट में हमारा व्हाट्सएप कॉल आ जाता है या फिर हमारा इंस्टाग्राम, जैसे भी आप पर्सन टू पर्सन करते हैं। मल्टी में, टीम में या फिर वेबिनार इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल होता है। ठीक है, एग्जांपल कौन कौन से वीडियो कॉन्फ्रेंस सॉफ्टवेयर के लिए? हमारा जूम है, गूगल मीट है, स्काइप है, मीटिंग है और ब्लू जेन्स है। ये वो एग्जांपल है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज होते हैं। और बाकी और भी फीचर्स हैं जो आप जाके देख सकते हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारे पास 3 प्रोटोकॉल आते हैं, एक H320 आता है, H323 और SIP, जिसे हम सेशन इनिशियलाइज प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। 3 प्रोटोकॉल यूज होते हैं और यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को। ये मैंने कंप्लीट आपको समझा दिया। ठीक है, चलिए अगला टर्म है सर्वर। क्या है? सर्वर। सर, सर्वर एक कंप्यूटर होता है जहां पर डेटा को शेयर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेस भी इसी सर्वर में आते हैं। मतलब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है जहां पर डेटा या सॉफ्टवेयर को स्टोर कराया जाता है, साथ ही साथ में कुछ हार्डवेयर रिसोर्सेज को एज अ सर्वर बोला जाता है, जिसमें प्रिंटर या फिर हम मॉडेम को इंक्लूड करते हैं। अगर आप सर्वर को भी डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैंने आपके वीडियोस लेक्चर में, जहां पर इंटरनेट के सारे लेक्चर्स हैं, वहां पर सर्वर और उसके टाइप को भी डिटेल में पढ़ा है, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को पढ़ा है। और आपको जो पीडीएफ प्रोवाइडेड है उसमें इस सर्वर के हर टाइप के मतलब कंसेप्ट की बात की है। सर्वर में सबसे इंपोर्टेंट है सर्वर के टाइप, जिसमें फाइल सर्वर, अब कुछ सर्वर के नाम उसी के नाम से आते हैं। फाइल सर्वर फाइल के लिए, प्रिंटर और प्रेमर के लिए, एप्लीकेशन सर्वर, वेब सर्वर, डेटाबेस, वर्चुअल प्रॉक्सी, कंप्यूटिंग एंड मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग सर्वर, ये वो सर्वर हैं जो सर्वर के टाइप्स में आते हैं। अब मैंने हर टाइप को अच्छे से समझाया है, लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ही सर्वर के बारे में जानना है तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा।
साथ ही साथ में इन सर्वर से किस प्रकार के क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपके पास हैं। मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के क्वेश्चंस भी आपको समझा देता हूं। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो। 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं हर एक कंसेप्ट के। तो पीडीएफ से करना, वहां के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मिलेंगे, आपको स्ट्रीमिंग से मिलेंगे, सर्वर से मिलेंगे, वेब पेजेस से मिलेंगे, ईमेल से मिलेंगे, सबसे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइडेड होंगे। ठीक है, चलिए सर्वर में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है प्रॉक्सी सर्वर। क्या है प्रॉक्सी सर्वर? सर ये होता क्या है प्रॉक्सी सर्वर? अगर मैं प्रॉक्सी सर्वर की बात करूं तो प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट और सर्वर के बीच में काम करता है, यानी ये हमारे नेटवर्क का जो इनकमिंग और आउटगोइंग सिग्नल है उनको मॉनिटरिंग करने का काम करेगा। और हैकर्स अगर किसी सिस्टम में अनऑथराइज्ड एक्सेस करना चाहता है तो सबसे पहले इस प्रॉक्सी सर्वर को डिसेबल करता है, क्योंकि प्रॉक्सी सर्वर डिसेबल हो गया तो हमारा अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाएगा। लिखा भी है कि वेब क्लाइंट और वेब सर्वर के इंटरमीडिएटरी होता है, यानी बीच में काम करता है। कहां पे करता है? बीच में। ठीक है, बस यही जरूरी है, बाकी टर्म्स और हैं, इनको पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ना। ठीक है, चलिए अगला टर्म है इनक्रप्शन और डिक्रिप्शन। वैसे इनक्रप्शन डिक्रिप्शन को ज्यादा डिटेल में आप क्रिप्टोग्राफी के अंदर पढ़ोगे। इनक्रप्शन का काम क्या है? जब डेटा सेंडर से रिसीवर के पास जाता है, यानी ये आपका सेंडर है, ये आपका सेंडर है, ये रिसीवर है, मैंने सेंडर से रिसीवर पे डेटा गया तो यहां सेंडर के पास डेटा कैसा था? प्लेन था। कैसा था? प्लेन। लेकिन जब भेजा जाएगा डेटा तब वो इनक्रप्टेड हो जाता है, जिसे हम सिपर टेस्ट के नाम से जानते हैं। यानी जब डेटा रिसीवर के भेजा जाता है, यानी जब हम डेटा भेजते हैं तो डेटा इनक्रप्टेड होता है, जो कोडिंग भी आप बोल सकते हैं, जिसे कंप्रेशन भी बोला जा सकता है। और इसी डेटा को साइबर से या सिपर से प्लेन में कन्वर्ट करना, यानी इनक्रप्टेड डेटा को कन्वर्जन करना, यानी इनक्रप्शन से ओरिजिनल डेटा में लाना डिक्रिप्शन कहलाता है। यानी जैसे आप कोडिंग कर देते हैं ना, और उस कोडिंग को डिकोड करना हमारा डिकोडिंग प्रोसेस होता है। सेम यहां पर ये कॉन्सेप्ट दोनों चलते हैं। इनक्रप्शन डेटा को चेंज करेंगे और डिक्रिप्शन से वो ओरिजिनल डेटा में वापस आएंगे, वो हमारा डिक्रिप्शन हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला टर्म है एचटीएमएल। जब वेब पेज डिजाइनिंग की बात आती है, यानी इंटरनेट में जब वेब पेज बनाए जाते हैं तो 3 टर्म सबसे ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। यानी वेब पेज डिजाइन, अगर आपको वेब पेज करना है यानी वेब पेज बनाना है तो सबसे पहला और आसान स्टेप है कि एचटीएमएल को फॉलो करिए। जैसे अगर आपको टेस्ट पर काम करना है, ध्यान से सुनना, जब आपको टेस्ट पर काम करना है तो सिंपल आप नोटपैड पर काम चला सकते हैं। नोटपैड पर जब आपको टेस्ट में थोड़ी फॉर्मेटिंग करनी है तो आप वर्ड पैड का यूज कर सकते हैं। कुछ आ रहा है समझ में? यानी सिर्फ आपको टेस्ट पर काम करना है तो आप नोटपैड में चला सकते हैं, लेकिन अगर आपको टेस्ट के साथ कुछ फॉर्मेटिंग करनी है तब आप वर्ड पैड का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको वर्ड के साथ फॉर्मेटिंग मल्टीपल या फिर और ऑब्जेक्ट लगानी है तब आप एमएस वर्ड के साथ जा सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप वेब पेज बनाना चाहते हो तो सिंपल सादा वेब पेज बनाना है तो आप एचटीएमएल का यूज करिए। अगर आपको वेब पेज में फॉर्मेटिंग करनी है तब आप सीएसएस का यूज कर सकते हैं। और अगर आप वेब पेज को एनिमेट करना चाहते हैं तब आप जावा स्क्रिप्ट के साथ जा सकते हैं। यानी वेब पेज डिजाइनिंग के लिए सबसे इनिशियल फेज हमारा एचटीएमएल होता है, फिर उसके बाद सीएसएस, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट है। ऐसा नहीं वेब पेज आप जावा स्क्रिप्ट में नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन सिंपल सादा वेब पेज एचटीएमएल में बनाया जा सकता है, फॉर्मेटिंग वाला सीएसएस में और एनिमेटेड वाला हमारा जावा स्क्रिप्ट में।
चलिए अब इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। HTML क्या है सर? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ऐसी लैंग्वेज जिसमें वेब पेज डिजाइन किए जाते हैं, यानी वेब पेज डिजाइन करने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता है वो होता है HTML। HTML में टैग्स का यूज होता है, और HTML में अगर बोला जाए कि HTML को क्या कहते हैं सर? एक कोडिंग स्कीम है जो कि वेब पेज डिजाइन करने के लिए, या वेब पेज, या फिर बोला जाए सिंपल सादा टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए हम यूज करते हैं। और वेब पेज तो जानते हैं ऐसा डेटा जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पर अवेलेबल है, क्योंकि वेब पेज स्टोर होता है वर्ल्ड वाइड वेब पर। CSS क्या होता है सर? कास्केडिंग स्टाइल शीट होता है, जिसमें सेट स्टाइल इन वेब पेज, यानी वेब पेज के अंदर स्टाइल का सेट यूज करना चाहते हो, फॉर्मेट करना चाहते हैं। जैसे अगर आप टेक्स्ट का कलर देना है किसी वेबसाइट में, बैकग्राउंड में कलर डालना है, बॉर्डर लगाना है, स्पेसिंग लगानी है, हेडर लगाना है, लिंक्स लगाने हैं, एलिमेंट की पोजीशन चेंज करनी है, तब आप CSS के साथ जा सकते हैं। मैंने यही तो बताया था कि अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी है तब आप CSS के साथ जा सकते हैं, लेकिन वेब पेज के अंदर ही। हुआ क्लियर? चलिए हाँ जी, अगला टर्म है हाइपर टेक्स्ट। अब हाइपर का मतलब तो आप सभी को पता होगा। मैंने हाइब्रिड और हाइपर दो टर्म बताए थे। हाइब्रिड का मतलब दो था, और हाइपर का मतलब क्या था? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं चाहता हूं आप लोग लिखो कमेंट बॉक्स में। अगर हाइपर टेक्स्ट की बात करूं तो सर टेक्स्ट लिखने और टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिस्टम जो कि टेक्स्ट की कई तरीकों से लिंक करने में सक्षम बनाती है। मतलब टेक्स्ट को लिंक करने के लिए जो राइटिंग सिस्टम है, जो डिस्प्ले सिस्टम है, वो हाइपर टेक्स्ट होता है। यानी हाइपर का मतलब था सर लिंकिंग। अगर हाइपर टेक्स्ट हुआ तो टेक्स्ट लिंक होगा, हाइपर मीडिया हुआ। अब मीडिया क्या है आप सभी को बताया, मल्टीमीडिया के सर हमारे 5 ऑब्जेक्ट थे। कौन कौन से सर? टेक्स्ट होता है, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक और एनिमेशन। या यानी मल्टीमीडिया का टेक्स्ट, ग्राफिक, साउंड, ऑडियो, वीडियो, इन सबको आपस में लिंक कराए वो हाइपर मीडिया होता है। क्या होता है? हाइपर मीडिया। सर हाइपर लिंक, बिल्कुल। हाइपर का मतलब लिंक, हाइपर का मतलब क्या है? लिंक। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे लिखा भी है हाइपर लिंक। क्या लिखा है? हाइपर लिंक मतलब एक इमेज या टेक्स्ट एलिमेंट ऑन अ वेब पेज, जहां पर यूजर उसे क्लिक कर अनदर लोकेशन पर जंप कर जाता है, उसे हम हाइपरलिंक कहते हैं। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर अगर दूसरी लोकेशन को अटैच किया जाता है, उसे हम हाइपरलिंक के नाम से जानते हैं। और हाइपरलिंक किसी पेज में दूसरे पेज की लोकेशन, दूसरा पेज, या फिर कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। यानी जरूरी नहीं है कि लिंक एक पेज ही कराया जाता है, एक ऑब्जेक्ट भी हो जाता है, कोई पर्टिकुलर लोकेशन भी हो जाती है। यानी वेब पेज पर एक इमेज और टेक्स्ट एलिमेंट पर यूजर किसी पेज से अन्य लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए चुनता है, और उसी वेबसाइट पर अन्य वेब पेज या अलग से वेबसाइट पर एक पेज को लिंक के रूप में जाना जाता है। टीम वही टर्म है। चलिए नेक्स्ट है डेटा ट्रैफिक। जब नंबर ऑफ डेटा किसी नेटवर्क पर ट्रांसफर होता है तो
वहां पर हमारा डेटा ट्रैफिक काउंट होता है, मतलब नंबर ऑफ पैकेट जब नेटवर्क पर पास होती हैं तो डेटा का ट्रैफिक, क्योंकि हमें पता है नेटवर्क पर जो पास होता है वो पैकेट ही होता है। मैंने आपको स्विचिंग टेक्निक के अंदर बताया था कि जो मैसेज भेजा जाता है वो छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में भेजा जाता है। नेक्स्ट है डीएनएस। डीएनएस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डीएनएस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में ट्रांसलेट करता है। क्या करता है? आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में ट्रांसलेट करता है। इंटरनेट पर होस्ट को कंप्यूटर का नाम जो जानता है वो हमारा डोमेन नेम सिस्टम होता है। तो डोमेन नेम क्या है? किसी यूआरएल में, किसी कोई यूआरएल है किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का, उसे हम डोमेन नेम का नाम देते हैं। किसका नाम? डोमेन नेम का, जो कि ईमेल एड्रेस में @ के बाद होता है। जैसे अगर आपका कोई ईमेल एड्रेस है उसमें @ के बाद, जैसे gmail.com है, क्या है? gmail.com है, ये हमारा डोमेन नेम होता है। क्या होता है? डोमेन नेम। चलिए अगला टर्म है डाउनलोड अपलोड। क्या है? डाउनलोड अपलोड। अगर मैं डाउनलोड की बात करूं तो ये सर्वर है, ये हमारा क्लाइंट है। तो सर्वर से क्लाइंट पर कोई चीज आती है तो वो हमारा डाउनलोड में चली जाती है। यानी आप, जैसे मैं यहां से कोई चीज भेज रहा हूं और आपके पास रिसीव हो रही तो वो डाउनलोड है। मैंने कोई चीज भेजी सर्वर पर तो वो अपलोड में जाती है। किसमें? अपलोड में। ये दोनों टर्म बहुत सिमिलर हैं और सबसे ज्यादा इंटरनेट में पूछे जाने वाले टर्म यही है। यानी जब आप कोई फाइल इंटरनेट पर भेजते हैं तो वो अपलोड हो रही है, जब आप इंटरनेट से कोई फाइल रिसीव करें तो वो डाउनलोड हो रही है। यानी सर्वर से क्लाइंट पर डाउनलोड, क्लाइंट से सर्वर पर अपलोड, दोनों टर्म को बहुत अच्छे से समझना। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले इंटरनेट में यही दो टर्म है, कॉमन है, बहुत बार आए हैं, यानी 2 या 3 सेशन के बाद ये रिपीट हो जाते हैं। जैसे आपके जुलाई में आए थे, जुलाई से पहले जो मई में पेपर हुआ था उसमें भी आए थे, तो रिपीट होते रहते हैं। अगला टर्म है स्ट्रीमिंग। सर ये क्या है? स्ट्रीमिंग ऑडियो एंड वीडियो फाइल का ट्रांसमिशन की एक टेक्नोलॉजी होती है जहां पर डेटा कंटिन्यूअस फ्लो होता है। क्या सा होता है? कंटिन्यूअस फ्लो। यानी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ये स्ट्रीमिंग है। अब स्ट्रीमिंग दो प्रकार की होती है, एक लाइव, एक ऑन डिमांड, जिसे हम रिकॉर्डेड कहते हैं। जैसे अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ये लाइव स्ट्रीमिंग है। आप जो सीरियल देखते हैं वो भी स्ट्रीमिंग होती है, लेकिन वो रिकॉर्डेड स्ट्रीमिंग होती है। आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो ये लाइव स्ट्रीमिंग है। आप केबीसी देखते हैं तो ये रिकॉर्डेड स्ट्रीमिंग है। यानी स्ट्रीमिंग दोनों प्रकार की होगी, रिकॉर्डेड भी होती है और लाइव भी होती है। ठीक है। अब स्ट्रीमिंग और डाउनलोड में डिफरेंस क्या है? स्ट्रीमिंग से भी सर्वर से क्लाइंट पर डेटा आ रहा है, यानी आप वीडियो देख रहे हैं तो स्ट्रीमिंग में सर्वर से क्लाइंट पर डेटा आ रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको पता है। और दूसरा सवाल, जो स्ट्रीमिंग होती है उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, वो भी बता दीजिए। दोनों कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोग आपस में बातें कर रहे हैं, मुझे बातें नहीं चाहिए, जो चीजें बताई जा रही है उन्हें ध्यान से सुनो। अगर पता है तो कमेंट करो। अब जिन लोगों ने की आपस में बातचीत चली मैं उनके कमेंट स्पेशल देखूंगा। चलिए अगला टर्म है वेब होस्टिंग। क्या है? वेब होस्टिंग। मैंने पूछा उसका जवाब दो पहले। क्या है वेब होस्टिंग? वेब होस्टिंग एक कंप्यूटर सिस्टम पर वेब सर्वर एप्लीकेशन को होस्ट करने का एक साधन है।
यानी वेब एप्लीकेशन को होस्ट करना, यानी हमें इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को चलाना है तो उसके लिए हमें एक इंटरनेट में लोकेशन लेनी होती है, एक स्थान लेना होता है जहां पर हमारी वो वेबसाइट चलेगी, यानी इंटरनेट पे प्लॉट लेना वेब होस्टिंग होता है। वेब होस्टिंग के माध्यम से इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट किसी वेब ब्राउज़र क्लाइंट के लिए आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है। यानी जब तक हम वेब होस्टिंग नहीं लेंगे तब तक हम इंटरनेट में अपनी प्रेजेंस को नहीं दिखा सकते, और इंटरनेट पे अपनी प्रेजेंस अगर नहीं दिखाई तो फिर आप किसी क्लाइंट के लिए उस कंटेंट को एक्सेसिबल नहीं बना सकते। वेब होस्टिंग जस्ट लाइक अ इंटरनेट पे प्लॉट रजिस्टर्ड कराना है। चलिए, सॉरी सर, सॉरी आ गया, कमेंट नहीं आया किसी का। चलिए, वेब हमने पूछा था कि स्ट्रीमिंग और डाउनलोड में डिफरेंस क्या है, यानी स्ट्रीमिंग और डाउनलोड दोनों से सर्वर से क्लाइंट पर डेटा आ रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि स्ट्रीमिंग वाले कंटेंट को, स्ट्रीमिंग वाली वीडियो को आप विदाउट डाउनलोडिंग प्ले कर सकते हैं, यानी बिना वीडियो डाउनलोडिंग आप देख सकते हैं, वो स्ट्रीमिंग होता है। और डाउनलोड में जब तक वो वीडियो डाउनलोड नहीं होगा तब तक आप प्ले नहीं कर सकते। ये दोनों में डिफरेंस होता है। और स्ट्रीमिंग में जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसका नाम यूडीपी है। मैंने आपको बताया था कि स्ट्रीमिंग अगर आपको करनी है तो यूडीपी प्रोटोकॉल यूज होता है। क्यों? क्योंकि यूडीपी ही हमारा कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। बाकी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कौन सा था, अब तो बता दीजिए कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कौन सा था, मैं कमेंट बॉक्स में आपसे चाहता हूं। चलिए, नास्टेक कंप्रेशन क्या है? कंप्रेशन सर ये क्या होता है? कंप्रेशन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कंप्यूटर डेटा स्मॉलर, यानी कंप्यूटर डेटा को छोटा कर देना कंप्रेशन कहलाता है। इससे फायदा क्या है सर? इससे फायदा ये है कि हमारे डिस्क पर स्पेस भी कम कवर होगा, साथ ही साथ में हमें डेटा को भेजने में समय भी कम लगेगा, इसीलिए कंप्रेशन जरूरी है। यस, सोनम जी ने बोला सर टीसीपी, बिल्कुल सही आंसर है। टीसीपी हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल था और यूडीपी कनेक्शन लेस होता है, यही बताया था मैंने। यानी एक ही स्टूडेंट सीरियस है, बाकी सब लोग आपस में बात करने में मस्त है। चलिए, इसको इसको रिवर्सेबल करो, ये रिवर्सेबल है, और ये हमारा आप अपनी पीडीएफ में भी सुधार लेना, ये इरिवर्सेबल है। यानी हमारा कंप्रेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है लॉसी और दूसरा होता है लॉसलेस। यानी कंप्रेशन दो प्रकार का है। कंप्रेशन क्या है? यानी डेटा के साइज को कम कर देना, यानी डेटा के साइज को रिड्यूस करना कंप्रेशन कहलाता है। अब जब डेटा का साइज कम होगा तो क्वालिटी पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना, उसी को हम कंप्रेशन के टाइप से समझेंगे, क्योंकि लॉसी और लॉसलेस। अगर मैं लॉसी बोलूं तो लॉसी का मतलब लॉस होना, और लॉसलेस का मतलब है कि कोई हानि होती नहीं है, यही होता है हमारा लॉसलेस। अगर दोनों को समझाऊं तो फाइल डेटा परमानेंटली रिमूव हो जाता है, और लॉसलेस में रिस्टोर्ड एंड रिवर्ड कंप्रेशन डेटा, यानी
जिस डेटा को कंप्रेस किया गया है उसे हम ओरिजिनल डेटा में बदल सकते हैं, इसीलिए लॉसलेस को हम रिवर्सेबल कंप्रेशन कहते हैं। यानी ओरिजिनल डेटा में वापस जा सकते हैं, रिवर्स हो सकती है प्रोसेस, और लॉसी में इरिवर्सेबल था। क्यों? क्योंकि डेटा को ओरिजिनल डेटा में बदला नहीं जा सकता। यानी फाइल इंफॉर्मेशन लॉस इज एक्सेप्टेबल, मतलब क्या है? यानी फाइल में इंफॉर्मेशन लॉस होगी और लॉसलेस में फाइल इंफॉर्मेशन अनएक्सपेक्टेबल होती है, लॉस होती नहीं है। सर एग्जांपल बताओ तो ज्यादा बेहतरीन है। जैसे किसी टेक्स्ट को जब हम कंप्रेस करते हैं, किसी ऑडियो को कंप्रेस करते हैं, किसी इमेज को कंप्रेस करते हैं, तो वो लॉसलेसेबल होती है, मतलब रिवर्सेबल होती है। बाकी इमेज, वीडियो, ऑडियो ये हमारे लॉजी में आते हैं। सबसे बेहतरीन एग्जांपल जैसे हमारा जेपीजी फाइल होती है, इमेज फाइल है जेपीजी, जेपीजी जो फाइल है वो लॉजी फाइल होती है, यानी इसमें डेटा की जो क्वालिटी है वो लॉस हो जाती है। आप चाहो कि किसी जेपीजी फाइल को ओरिजिनल फाइल में कन्वर्ट कर दो तो ये पॉसिबल नहीं है। बाकी अगर आप MP3 फाइल की बात करें, AAC फाइल की बात करें जो कि ऑडियो फाइल होती है, आप MPG मतलब MP4 फाइल की बात करें, AVC फाइल की बात करें, HEVC फाइल की बात करें जो कि वीडियो फाइल है, ये कंप्रेस्ड फाइल होती है जो कि लॉजी में आती है। वही अगर आप जैसे जिप फाइल की बात करें, जिप फाइल में डेटा रिड्यूस तो होता है, साइज रिड्यूस तो होता है, लेकिन आप उसे ओरिजिनल साइज में, ओरिजिनल क्वालिटी में रिवर्स करा सकते हैं। रॉ फाइल होती है, BMP फाइल होती है, PNG फाइल होती है, WAV फाइल होती है, फ्लैट फाइल होती है। ये वो फाइल हैं जिन्हें आप लॉसलेस या फिर रिवर्सेबल में रखते हैं। तो ये एग्जाम्पल सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला टर्म है हमारा एप्लेट। क्या है? एप्लेट। सर एप्लेट एक मिनी प्रोग्राम है जिसे जल्दी से डाउनलोड किया जाता है और जावा या फिर एक्टिव एक्स में जो ब्राउजर में लेंस किसी कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाते हैं। एप्लेट अपने स्वयं के सॉफ्टवेयर प्लेयर लेकर चलते हैं, यानी जो खुद के प्लेयर को लेके चले वो हमारे एप्लेट प्रोग्राम होती हैं जिन्हें क्विकली हम जावा या एक्टिव एक्स में डाउनलोड करते हैं। ठीक है, चलिए प्रोटोकॉल ऑलरेडी हम जान चुके हैं, प्रोटोकॉल के टाइप भी हमने पढ़े थे, फिर भी सेट ऑफ रूल्स है ये ऑलरेडी हमने कल ही देखा था या फिर आज ये वीडियो में पढ़ा था जो कि सेकंड पार्ट में था। पैकेट भी हमने पढ़ा था। पैकेट क्या होता है? सर कम्युनिकेशन यूनिट जो कि छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक की जाती है वो होती है हमारी पैकेट्स, यानी मैसेज को छोटे छोटे यूनिट में जो डिवाइड करता है वो था पैकेट। यानी हमारे नेटवर्क पर डेटा जिस यूनिट में ट्रेवल करता है वो पैकेट नाम से जाना जाता है। चलिए स्पैम जानते हैं सर, अनवांटेड क्या होता है? अनवांटेड जो मैसेज होते हैं वो हम स्पैम कहते हैं। सारे नहीं बता रहा हूं मैं, सेलेक्टेड बता रहा हूं। टैग, टैग क्या है? HTML एलिमेंट में यूज होने वाले टेक्स्ट के स्टाइल, लिंक्स, ग्राफ्स, टेक्स्ट के HTML एलिमेंट, ये फिर हमारे टैग्स हो जाते हैं। या फिर हम बोले कि HTML में हमने दो प्रकार के टैग पढ़े थे, एक तो ओपन टैग और दूसरा क्लोज टैग, जो फिर आप आगे भी देखोगे, आगे भी बताऊंगा मैं। ठीक है ना, चलिए अब अगला टर्म है होम पेज। अगला क्या टर्म है? होम पेज। नाम से समझ में आ रहा है होम पेज, वैसे वेब पेज में से हम कंप्लीट पढ़ेंगे। होम पेज क्या है? सर फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट, यानी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसे हम होम पेज कहते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर में पहली स्क्रीन होती है जिसे डेस्कटॉप बोला जाता है, वैसे वेबसाइट का जो पहला पेज है जिसे डैशबोर्ड भी बोलते हैं उसे हम
हम पेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला टर्म है सिग्नेचर। सिग्नेचर क्या है सर? ईमेल मैसेज के साथ ट्रांसमिट टेक्स्ट का एक छोटा पीस होता है सिग्नेचर। यानी जब हम ईमेल मैसेज करते हैं तो एक टेक्स्ट का छोटा पार्ट जो ईमेल के साथ ऑटोमेटिकली इम्बेड हो जाता है, उसे हम सिग्नेचर कहते हैं। और सिग्नेचर को ऑटोमेटिक रूप से आप इनबिल्ट करा सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि जब आप ईमेल भेजोगे तो सिग्नेचर जाएगा ही जाएगा। सिग्नेचर को अगर आप ऐड कर देंगे तो ही जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कीवर्ड। सर कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जिसके माध्यम से आप डॉक्यूमेंट को किसी डॉक्यूमेंट को सर्च करते हैं। यानी जब आप डालते हैं, जैसे गूगल में आपने जो भी वर्ड लिखे उन्हें हम कीवर्ड के नाम से जानते हैं। आपने बीएस एकेडमी लिखा कीवर्ड है, सीपीसीटी लिखा कीवर्ड है, तो ये कीवर्ड होते हैं। नेक्स्ट है हॉटस्पॉट। नाम से ही समझ में आ रहा है और हमने बायोमेट्रिक के अंदर भी देखा था। हॉटस्पॉट क्या होता है? जब हम अपने मोबाइल में वाईफाई मोड को एक्सेसिबल बना देते हैं तो वो हॉटस्पॉट होता है। यानी हमारे मोबाइल अगर वाईफाई मोड को स्टार्ट कर देता है, वाईफाई का मतलब समझते हैं, यानी हम अपने मोबाइल डिवाइस से एज अ नेटवर्क की परमिशन दे देते हैं या फिर इंटरनेट एक्सेस करने की परमिशन दे देते हैं, उसे हॉटस्पॉट का नाम देते हैं। लिखा भी है, यानी हम अपने नियर बाई डिवाइस को हॉटस्पॉट की मदद से इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए परमिट कर देते हैं, उसे हॉटस्पॉट। जैसे हमारा राउटर हमें वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट यूज करने की परमिशन देता है, वैसे ही एक मोबाइल इंटरनेट यूज करने की परमिशन हॉटस्पॉट के माध्यम से देता है। चलिए और टर्म है कॉपीराइट। कॉपीराइट तो जानते हैं, अगर किसी का लीगल ऑथराइज हो तो वो कॉपीराइट में। कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है तो कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट पे ही ले जाऊंगा सीधा। लॉन्च लोगो, मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया तो बता ही दिया आपको, मल्टीमीडिया। वैलिडेशन पढ़ लो। वैसे वैलिडेशन आप वेबसाइट एक्सेल में पढ़ोगे। वैलिडेशन क्या होता है? वैलिडेशन यानी किसी वेबसाइट को किसी वेबसाइट को किसी वेबसाइट को मान्य करना या सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है कि किसी वेबसाइट का पेज विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन की जो मतलब जो डेफिनेशन है उसके मापदंडों के अनुरूप है। यानी किसी वेबसाइट की सिक्योरिटी या फिर सिक्योर लेवल को डिफाइन करना, यानी किसी वेबसाइट का अगर सर्टिफिकेट वैलिड है या फिर मतलब किसी कोई वेबसाइट अगर सिक्योर है तो उसके सर्टिफिकेट को जो डिफाइन करता है वो वैलिडेशन होता है। यानी वेबसाइट अगर सिक्योर है तो उस वेबसाइट का वैलिडेशन ही डिफाइन करता है कि वो सिक्योर है, और वेबसाइट की सिक्योरिटी उसके सर्टिफिकेट से डिफाइन होती है। अगर किसी वेबसाइट का सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड हो गया तो हमारा वेब ब्राउजर उस वेबसाइट को एक्सेस करने में क्या करेगा? डिनाई कर देगा, मना कर देगा कि ये वेबसाइट इनसिक्योर है, आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए टर्म तो बहुत है लेकिन हम सेलेक्टेड टर्म के साथ जाएंगे। नेक्स्ट टर्म है केस सेंसिटिव। वैसे मैंने ये टर्म बहुत बार आपको समझाया है, लाइनेक्स में भी समझाया था, यूनिक्स में भी पढ़ा था। केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर कोई लेटर अपर केस में है या फिर लोअर केस में है तो आपको वैसे ही टाइप करना पड़ेगा। और केस सेंसिटिव का सबसे बेहतरीन एग्जांपल पासवर्ड होता है। क्या होता है? पासवर्ड सबसे बेहतरीन एग्जांपल केस सेंसिटिव का। जैसे आपके जीमेल का, आपके फेसबुक का, इंस्टाग्राम का जो पासवर्ड है, सपोज दैट किसी स्टूडेंट का जैसे मैं पासवर्ड लेता हूँ,
अगर आपने पासवर्ड जैसे सोहन बनाया, अगर आपने पासवर्ड सोहन आपका हैज 321 बनाया, ठीक है। अगर आप इस पासवर्ड को जैसे सोहन में एस कैपिटल रखा है, बाकी सारे लेटर स्मॉल हैं, यहाँ पर एट द जो भी साइन आया, अगर आप इस सोहन को ऐसे लिखेंगे तो ये पासवर्ड कैसा इनवैलिड माना जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है, जैसा टाइप किया है ना वैसा ही आपको करना पड़ेगा, तो वो होता है केस सेंसिटिव। चलिए अगला टर्म है वेब क्राउलर। क्या है? वेब क्राउलर। वेब क्राउलर को हम स्पाइडर, स्पाइडर बूट के नाम से भी जानते हैं। सर सिंपल शॉर्ट फॉर्म में समझा दो। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे, यानी जब हम सर्च इंजन पर किन्हीं कीवर्ड के माध्यम से कुछ चीज सर्च करते हैं तो जो वेब की इंडेक्सिंग करता है, यानी वेब इंडेक्सिंग के पर्पज के लिए जिसका यूज किया जाता है या फिर वेब इंडेक्सिंग जिसकी मदद से होती है उसे वेब क्राउलर कहते हैं। यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर हमारी इंफॉर्मेशन को सिस्टमैटिक तरीके से ब्राउज करना, ये वेब क्राउलर है। यानी आपने सर्च किया तो एक सिस्टम से आपके पास डेटा रिप्रेजेंट होगा, तो जो सिस्टम से या फिर वेब की जो इंडेक्सिंग कर रहा है वो वेब क्राउलर ही होता है। और वेब क्लास अगर आप ऐसे नहीं लिख पाते तो आप इसे स्लैश करके ऐसे लिख लेना, वेब इंडेक्सिंग, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। या फिर ऐसे लिख लो सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिकली ब्राउज। दोनों में से कैसे भी लिख लो, दोनों चलेगा आपके लिए। चलिए अगला इंपोर्टेंट टर्म है पिंग। पिंग क्या है? सर नेटवर्क, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समस्याओं पर ट्रैक करना या फिर उन्हें सही करना, ये पिंग का काम रहता है। या फिर नेटवर्क और विभिन्न जो हमारे होस्ट हैं उनके स्टेटस को डिटरमाइंड करना, ये भी पिंग का काम है। यानी पिंग से नेटवर्क का टेस्टिंग, नेटवर्क का मेजरमेंट और नेटवर्क का मैनेजमेंट। यानी क्या लिखोगे? नेटवर्क का कैसे लिखना है? अगर आप पिंग का डेफिनेशन लिखना चाहते हो ऐसे लिखिएगा, नेटवर्क का टेस्टिंग, नेटवर्क का मेजरमेंट और नेटवर्क का मैनेजमेंट, ये तीनों काम इसी पिंग के द्वारा होते हैं। यानी पिंग इज द नेटवर्क मैनेजमेंट टास्किंग मेजरमेंट, जो भी टर्म तीनों लिख लेना आप। नेक्स्ट स्टेप प्लगइन। क्या है? प्लगइन। सर प्लगइन एक स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, यानी सॉफ्टवेयर का एक पीस है जो किसी ब्राउजर में एड ऑन होकर हमें एडिशनल फंक्शन की परमिशन देता है। जैसे जैसे अगर आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं
और आपने प्लगइन के रूप में ट्रांसलेटर लगा लिया। क्या लगा लिया? ट्रांसलेटर। तो आप बिना किसी ट्रांसलेटर की मदद से उस वेबसाइट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। यानी ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर ही होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा पार्ट होता है जो ब्राउजर में इनबिल्ड होकर हमें एडिशनल फंक्शन करने की परमिशन देता है। आपने बहुत बार किया होगा या आपके मोबाइल में भी बहुत बार आया होगा। जब आप मोबाइल में किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, ध्यान से सुनना, जब आप मोबाइल में किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, सपोज दैट आपने वेबसाइट कोई भी वेबसाइट विजिट की, तो इस वेबसाइट में नीचे आपको ट्रांसलेशन की परमिशन मिलती है। किसकी मिलती है? ट्रांसलेशन की परमिशन। और वही होता है हमारा प्लगइन, जो कि ट्रांसलेट करने की परमिशन देता है। आपके वेब ब्राउजर में भी होता है। अब जरूरी ट्रांसलेशन की, काफी बार हमारे टैब ओपन करने की दे देता है हमें वेब ब्राउजर के। काफी बार हमें जैसे अगर स्क्रीनशॉट लेना है या फिर हमें जैसे यहाँ पर मेरे वेब ब्राउजर में मल्टीपल मतलब प्लगइन है। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूं तो एक हमारा प्लगइन है, जैसे अगर मैं ट्रांसलेशन करना चाहता हूँ तो ट्रांसलेशन ही है। अगर आप ऑडियो वीडियो को कस्टम करना चाहते हैं तो वो कस्टम भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप जैसे अगर आप वेब व्हाट्सएप ऐप यूज करना चाहते हैं तो वो भी प्लगइन हमारे पास अवेलेबल है। तो मल्टीपल प्लगइन होते हैं, अब जिस हिसाब से आपको जरूरत है उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है पॉडकास्ट। क्या है? पॉडकास्ट। तो पॉडकास्ट क्या है सर? यह एक ऑडियो प्रोग्राम है। ये लेटेस्ट है और एग्जाम में बहुत पहले पूछा गया, अभी नहीं आया, लेकिन फिर से रिपीट हो सकता है। पॉडकास्ट एक ऑडियो प्रोग्राम है, बिल्कुल रेडियो की तरह। कैसे? रेडियो भी आपका ऑडियो प्रोग्राम होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? रेडियो आप फ्री सुन सकते हैं, रेडियो आप फ्री सुन सकते हैं, लेकिन आप पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करने के बाद ही सुन पाएंगे। यानी पॉडकास्ट के लिए आपको पैसा देना होता है, जबकि रेडियो के लिए कोई पैसा नहीं देना होता। चलिए, अगला टर्म है ब्लॉग। उम्मीद है कि शायद लास्ट टर्म होगा। ब्लॉग क्या है? सब ब्लॉग इज अ वेबसाइट या फिर एक वेबसाइट का पार्ट होता है जिस पर हम कई या फिर एक सब मतलब एक टॉपिक के बारे में कंटेंट को डे बाय डे अपडेट करते हैं। यानी हमने वेबसाइट पर किसी टॉपिक के बारे में कोई कंटेंट लिखा तो वो ब्लॉग होता है, और ब्लॉग को हम डे बाय डे या फिर रेगुलर बेसिस पर अपडेट करते रहते हैं। लेकिन वेबसाइट को हम डेली बेसिस पर अपडेट नहीं करते, बट ब्लॉग को अपडेट करते हैं। इसीलिए ब्लॉग एक साइट का पार्ट होता है जिस पर कंटेंट अपडेट होता है। चलिए, लास्ट टर्म है आपका डिजिटल सिग्नेचर। क्या है? डिजिटल सिग्नेचर। लेकिन डिजिटल सिग्नेचर पर जाने से पहले मैं एक बार पूछना चाहता हूं कि अभी तक जितना पढ़ाया वो कंफर्म हुआ कि नहीं, क्योंकि डिजिटल मैसेज से संबंधित हमारे एग्जाम्पल से रिलेटेड टर्म है। डिजिटल सिग्नेचर पर क्वेश्चन एक बार आया है अभी तक, रिपीट होने के कम चांस है, बट पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि पूछ लिया जाता है जो चीज पहले पूछी गई हो। एक बार कंफर्म कर दीजिए इतना समझ में आ गया कि नहीं। अब डिजिटल देखो, ऑथेंटिकेशन आपने पढ़ लिया। डिजिटल सिग्नेचर में तीन टर्म है, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी और नॉन रिपुटेशन। ये वो तीन टर्म है जो डिजिटल सिग्नेचर में हम पढ़ेंगे। पीडीएफ दे दीजिएगा इसका,
किसका पीडीएफ नहीं है आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं सर कंप्रेशन के बाद पीडीएफ में कंटेंट नहीं है, तो आप मुझे बता देना। थोड़ा थोड़ा आया है, कम से कम टर्म तो समझ में आ ही गए होंगे, टर्म समझ में आ गए। पिंग क्या है सर? सोवन कह रहे हैं पिंग। देखो पिंग नेटवर्क, नेटवर्क को जो टास्क करता है, जो नेटवर्क को मैनेज करता है और जो नेटवर्क को मेजर करता है वो होता है पिंग। यानी पिंग कमांड की मदद से हम नेटवर्क की टास्किंग करेंगे, नेटवर्क को मैनेज करेंगे, नेटवर्क को मेजर करेंगे। तीनों टर्म सफिशिएंट है। अब बात करते हैं डिजिटल सिग्नेचर के तीनों टर्म की। पहले तीनों टर्म को आप प्रोनाउंस करिए। पहला टर्म ऑथेंटिकेशन, दूसरा टर्म इंटीग्रिटी, तीसरा टर्म नॉन रिपुटेशन। क्या है? नॉन रिपुटेशन। अब तीनों को वन बाय वन समझते हैं। पहला है ऑथेंटिकेशन, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद समझेंगे क्या कह रहा है। यानी द आइडेंटिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट सेंड द मैसेज इज कंफर्म्ड। मतलब ये जो ऑथेंटिकेशन है, जिसने मैसेज भेजा है उसको आइडेंटिटी यानी उसकी पहचान करता है। यानी मैंने आपको मैसेज भेजा, मैंने आपको मैसेज भेजा तो मेरी जो पहचान करता है, मुझे जो रिप्रेजेंट करता है वो ऑथेंटिकेशन होता है। कुछ आया समझ में? जैसे मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा तो मैं ऑथराइज हूं, ये डिफाइन करेगा ऑथेंटिकेशन, जो मेरी आइडेंटिटी को बताएगा, मेरी पहचान को बताएगा, वो ऑथेंटिकेशन है। उम्मीद है समझ में आया होगा, मैसेज से याद रखना। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या है? यानी द मैसेज कंटेंट वाज नॉट चेंज्ड या फिर टेम्पर्ड सिंस इट डिजिटली साइन। यानी जब डिजिटली साइन हो जाता है उसके बाद हम मैसेज के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो होता है इंटीग्रिटी। या फिर मैं आपसे बोलूं तो यू कैन ऑल्सो इनक्रप्ट द मैसेज विच प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंटिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन इन अ मैसेज। मतलब मैसेज के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसकी कॉन्फिडेंटिलिटी को प्रोटेक्ट करने का काम वो इंटीग्रिटी करता है। मतलब ये कि जब मैंने मैसेज भेजा, जब मैंने मैसेज भेजा तो मैं जैसे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजता हूं तो आपने व्हाट्सएप मैसेज के संबंध में आपने एक टिक देखा होगा, आपने डबल टिक देखा होगा, आपने डबल टिक देखा होगा और आपने डबल टिक ब्लू देखी होंगी, आपने डबल टिक ब्लू देखी होंगी। यानी तीन प्रकार की टिक का आपको सामना करना पड़ता है जब आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं। उम्मीद है कि तीनों टिक आपने कभी न कभी देखी हो। जब हम पहला मैसेज भेजते हैं, जब हम मतलब पहला टिक का मतलब क्या है? यानी मैंने मैसेज भेजा, आपका इंटरनेट बंद है, मैंने मैसेज भेजा, आपका इंटरनेट बंद है, तो ये पहला टिक मुझे मेरी आइडेंटिटी को बताएगा कि मैं ऑथराइज हूं। और अगर पहला टिक हो गया तो वो मैसेज सेंड हो गया। क्या हो गया? सेंड हो गया। और मैसेज एक बार सेंड हो गया तो फिर आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। अब अगर डबल टिक हुआ, अगर डबल टिक हुआ तो इसका मतलब क्या है कि आपका इंटरनेट कैसा है? ऑन है। यानी ये डबल टिक और सिंगल टिक दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज का है कि सिंगल टिक से मैंने मैसेज भेजा, आपका इंटरनेट ऑन है, तो डबल टिक आएगा। अगर आपका इंटरनेट ऑन नहीं है तो मेरा सिंगल टिक आएगा। लेकिन ये सिंगल और डबल टिक हमारी इंटीग्रिटी को या फिर हमारे मैसेज की कॉन्फिडेंटिलिटी को बनाए रखता है। यानी हमने मैसेज भेजा है
वो इनकरप्टेड है, वो ये टिक ही डिफाइन करते हैं। मतलब हमारा मैसेज सिक्योरली जा रहा है, ये इंटीग्रिटी बताती है कि आपके मैसेज की कॉन्फिडेंटिलिटी प्रोटेक्ट है। जिस हिसाब से आपने मैसेज भेजा वो अनऑथराइज एक्सेस नहीं हुआ है। और ये जो ब्लू टिक है, दो ब्लू टिक, ये दो ब्लू टिक ये बताते हैं मैंने मैसेज भेजा, और अगर आपने रीड कर लिया तो ये दो ब्लू टिक आ जाते हैं। तो इसका मतलब है नॉन रिपुटेशन, यानी ये उस पार्टी को असाइन करता है जिसने मैसेज को रीड किया है। यानी नॉन रिप्यूटेशन में डबल टिक आती है, वो भी ब्लू वाली। यानी मैंने मैसेज भेजा, अगर ब्लू टिक डबल टिक हो जाती है तो फिर आप मना नहीं कर सकते कि भाई साहब मैंने मैसेज नहीं पढ़ा। यानी मेरी तरफ से दो टिक है, आप मैं मतलब ये इंश्योर करूंगा कि मेरी तरफ से सिक्योरली ट्रांसमिशन हुआ है। लेकिन अगर डबल टिक हुआ तो आप मना नहीं कर सकते कि आपके पास मैसेज आया ही नहीं है, और इसी चीज को हम नॉन रेपुटेशन से डिफाइन करते हैं। यानी रिसीवर को जो असाइन करता है वो नॉन रेपुटेशन है, यानी डेटा ओरिजिनल रूप से वेरीफाई हुआ, सामने वाली पार्टी को सिक्योर रूप में मिला है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो ये नॉन रेपुटेशन। उम्मीद है कि मैंने तीनों टर्म को और तीनों टिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। ये थे इंटरनेट के कंसेप्ट जिसको हमने टर्म्स के माध्यम से समझने का प्रयास किया। अब इंटरनेट में हमारे पास तीन टर्म बचे हुए हैं, जिसमें हम ईमेल की बात करेंगे, ईमेल के बाद हम वेब पेज की बात करेंगे, और वेब पेज के बाद हम क्रिप्टोग्राफी की बात करेंगे। किसकी? क्रिप्टोग्राफी की बात करेंगे। तो ये वो तीन टर्म बचे हुए हैं जिसे हम अगली क्लास में समझेंगे, और अगली क्लास इन तीनों कंसेप्ट से रिलेटेड हमारी मॉर्निंग में कल अगेन क्लास है 8 AM पर। ठीक है ना? जिससे हम इंटरनेट की कंसेप्ट को फिनिश कर जाएंगे, और कल रात 8 PM पर हम इसी इंटरनेट का एक लाइव MCQ टेस्ट करेंगे, जिससे हमें ये डिफाइन हो जाएगा कि इंटरनेट के टर्म, नेटवर्क के कंसेप्ट को हमने भली भांति समझा है। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये था आज का सेशन। अब आपको जो भी परेशानी, जो भी डाउट है, उससे आप बता सकते हैं। कुछ लोग पीडीएफ की मना कर रहे हैं, तो आप एक बार पीडीएफ को रीड करना, जो आपको पीडीएफ भेजा गया है। उम्मीद है कि सारे टर्म्स उसमें होंगे, अगर कोई मिसिंग है तो वो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से बता देना, मैं अगेन सेंड कर दूंगा। समझ में आ गया? यानी कल हमारा इंटरनेट फिनिश हो जाएगा, और लास्ट डे में हम MS ऑफिस की शुरुआत कर देंगे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा और सबसे बड़ा टॉपिक होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस लेके आता है, इसीलिए उस टॉपिक को मैंने लास्ट में रखा है। मिसिंग है पीडीएफ में, तो जो भी मिसिंग है आप मुझे बता देना। अगर मुझे रीसेंड करना होगा तो मैं कर दूंगा भाई, ठीक है ना? अगर मुझे लगेगा कि कुछ मिसिंग है तो आपको अगेन सेंड कर दिया जाएगा, लेकिन आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से इन्फॉर्म कर देना। ठीक है? चलिए, बाकी किसी का कोई डाउट, परेशानी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना, और ज़्यादा कंफ्यूजन है तो आप अपना कमेंट बॉक्स व्हाट्सएप पर शेयर कर देना। ठीक है? तो कल हमारा इंटरनेट समाप्त हो जाएगा, और इंटरनेट का काफ़ी अच्छा वेटेज आता है।
तो जिन स्टूडेंट की इंटरनेट की क्लास मिसिंग है आप ज़रूर करिएगा, तो कल हम क्वेश्चंस के माध्यम से इसे फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलिए ओनली ईमेल की पीडीएफ है, ऐसा नहीं है भाई पूरा पीडीएफ भेजा है, पूरा पीडीएफ भेजा है। अगर आप पीडीएफ को रीड करोगे ना तो मैंने पूरा पीडीएफ भेजा, आप विजिट तो करो। अब लेकिन चक्कर आप विजिट नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा, विजिट तो करना पड़ेगा ना आपको, कि विजिट नहीं करोगे। अब मेरे यहाँ पे पीडीएफ आपको दिख नहीं रही है, अदरवाइज मैं यहाँ पर आपको पीडीएफ बता देता। ये पीडीएफ, अगर मैं पीडीएफ कंप्यूटर नोट्स में जाऊं तो यहाँ पर मुझे पीडीएफ नजर आएगा। देखो, स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क कंसेप्ट की कंप्लीट पीडीएफ है। उसके बाद हमारा ये जो पीडीएफ है इसमें कंबाइंड है, कुछ चीज़ें मिसिंग हो सकती हैं। अच्छा, नेटवर्क सिक्योरिटी कंप्लीट है, कॉन्फ्रेंसिंग है, सीएसएस है, वेब होस्टिंग है, डिजिटल सिग्नेचर है। हाँ, कुछ चीज़ें मिसिंग है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कुछ चीज़ें मिसिंग है। चलिए, ईमेल है, चलिए मैं अगेन सेंड कर दूंगा भाई, ठीक है, अगेन भेज दूंगा, आप लोग देख लेना, जो मिसिंग है आप लोग देख लेना उसमें। चलिए मैं फिर से भेज दूंगा, जिससे आप जो पीडीएफ में मिसिंग है उसे या नोट डाउन कर लेना या रीड कर लेना, जैसा भी आप करना, मैं फिर से रीसेंड कर दूंगा पीडीएफ। ठीक है, चलिए ठीक है, भेज दूंगा भाई, टेंशन ना लें, मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं सुबह